1998 में तृणमूल कांग्रेस का भाजपा के साथ अलायंस था। दीदी उस वक्त नहीं समझी थी कि यह मोदी क्या चीज है। ये ऐसा आदमी है कि इसको अगर आप अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाइएगा तो ये रास्ता देख लेगा, घर का सारा सामान देख लेगा और रात में आकर के सब समेट करके ले जाएगा। क्या वो आ गया, देख लिया कौन कौन कहां कहां पैसा चुरा करके रखता है। एक तरफ दीदी, दूसरे तरफ ईडी, तो लोग दीदी का साथ छोड़ दिया और ईडी के दर से बीजेपी में शामिल हो गए। तो पहले भाजपा का नारा लगाइएगा जय श्री राम, फिर टीएमसी का नारा लगाइएगा जय सिया राम। दोनों नारा लगा करके चेक कर लीजिएगा कि पेट्रोल का दाम 100 से घट करके 50 पे आता है कि नहीं आता है। नारे में इतनी ताकत हो तो पेट्रोल का दाम घट जाना चाहिए। अगर तब भी ना घटे तो सामने ही हंसता हुआ नूरानी चेहरा होगा मोदी जी का, उनकी तरफ देख लीजिएगा और कहिएगा 56 इंच के साहबजादे जरा अपनी नजर घुमाओ, इस मीटर की तरफ देखो और इसका दाम 100 से 50 करके दिखाओ। हम आए कलकत्ता एयरपोर्ट से बाहर निकले तो हर तरफ जो है मोदी जी अभिनय करते हुए नजर आए जैसे वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। हर पोस्टर पे जो है कहीं हाथ जोड़ के खड़ा है, कहीं आसमान में उंगली दिखा रहे हैं। तो हमको लगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे करके बंगाल चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो गए हैं क्या। हर जगह उनका फोटो दिख रहा था। तो हम पूछे उनको, तो जो है एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा ए महाराज शुभ शुभ बोलिए, शेरू दिल्ली में बैठा हुआ है तो उसको पालने के चक्कर में 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, उसको यहाँ बंगाल भेज दीजिएगा तो 150 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। और ऊपर से वो कोबरा अलग से आ गए हैं। माने मोटा भाई, ये जो नेता लोग हैं ऐसा लगता है जैसे चिड़िया खाना में रहता हो। कोई शेर बन रहा है, कोई कोबरा बन रहा है और कोई सियार तो है ही लगा हुआ। जब तक चुनाव है तब तक कोरोना नहीं है। আমাদের সবাইকে বিপ্লবী অভিনন্দন। मुझे इतना ही बांग्ला आता है। আমি বাংলা বুঝতে পারি কিন্তু বলতে পারি না। हिंदी में बोले ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मोटा भाई के लिए तो मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, पूर्व मिदनापुर के, बिलासपुर के आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का, दुकानदार भाइयों का, मेहनत मजदूरी करके, बिजनेस करके, खून पसीना बहा करके अपना परिवार पालने वाले आप तमाम आम जनों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मुझे एक्चुअली शैकत को सुनने में बहुत मजा आ रहा था। तो बोला कि आज के जो प्रधान वक्ता हैं वो बात करेंगे, मैं कम बोलूंगा। भाई तुम ही आज के दूल्हा हो, हम लोग तो बाराती हैं। यही उम्मीदवार है ना, इसी को आपको वोट देना है। कल को अगर ये जीत के जाएंगे तो इन्हीं को आपका काम करवाना है। इसीलिए इनकी बात सुनना और इनके बात को रिकॉर्ड करके रखना, और फिर अगर ये वो वादा पूरा ना करें तो इनको याद कराना, इसलिए इनको सुनना ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ पर बंगाल की इस क्रांतिकारी धरती पर, इस विप्लवी भूमि पर आप तमाम लोगों के बीच कोई ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि मिर्जा गालिब साहब जब पेंशन के सिलसिले में कलकत्ता आए थे तो उनको एक साथी ने पूछा कि ये बंगाल कैसी जगह है। तो मिर्जा गालिब साहब ने कहा कि बंगाल ऐसी जगह है कि एक ही वक्त में
ये 100 साल पीछे भी जीता है और 100 साल आगे भी जीता है। बंगाल की इस महान भूमि को बस में नमन करने के लिए आया हूं। आप सब लोग यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पले बढ़े हैं, यहाँ की राजनीति को हमसे ज्यादा समझते होंगे। आपने वाम फ्रंट का सरकार भी देखा है, आप दीदी का सरकार भी देख रहे हैं, और जो लोग बदलाव के नाम पर सरकार में आने का दावा कर रहे हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। नहीं, जिनका फोटो पहले दीदी के अगल बगल में लगा होता था, आजकल उनका फोटो मोदी के अगल बगल में लगा होता है। यही तो फर्क है। पुराना ही जहर है, नए बोतल में नए पैकेजिंग के साथ आया है। ज्यादा फर्क तो है नहीं। तो आप वोट किसको दीजिएगा उस पे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि आप प्रजा नहीं हैं। आप प्रजा नहीं है ना, नागरिक है ना। कोई इस देश में राजा नहीं है ना, कोई रानी नहीं है ना। तो वोट देने का अधिकार आपका निजी अधिकार है। ये निजी अधिकार आप गुप्त तरीके से देते हैं। किसको वोट देना है ये आप 27 तारीख को तय करेंगे और उसका परिणाम 2 मई को आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग चुनाव से पहले ही ये दावा करने लगते हैं कि 2 मई को हम ही जीत रहे हैं। बताइए, अगर परिणाम पहले से पता हो तो चुनाव पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने का क्या जरूरत है? असली मसला क्या? असली मसला ये है कि ये लोग हम लोगों को, आपको और हमको नागरिक समझना बंद कर दिए हैं। ये नहीं समझते हैं कि हम लोग नागरिक हैं। अरे भाई, वोट हमारा, अधिकार हमारा, देश हमारा, चुनाव हमारा। हम तय करेंगे कि कौन आएगा और कौन जाएगा। तुम कौन होते हो तय करने वाले? इसीलिए आप किसको मत दीजिएगा ये आपका निर्णय है। मैं भी चुनाव लड़ा हूं और मैं अपने चुनाव प्रचार में भी खुद के लिए वोट नहीं मांगता था। मैं ये कहता था कि आप अगर हमें समर्थन करेंगे तो हम आपके लिए अच्छे स्कूल के लिए लड़ेंगे, हम आपके लिए अच्छे अस्पताल के लिए लड़ेंगे, हम आपके लिए अच्छी सड़क के लिए लड़ेंगे, हम आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास करेंगे। लोगों को अगर यह बात ठीक लगेगी तो लोग अपना समर्थन हमको देंगे। अगर यह बात ठीक नहीं लगेगी तो लोग हमको अपना समर्थन नहीं देंगे। तो कुछ लोगों ने हमको कहा कि यह प्रचार का युग है, बढ़िया प्रचार अगर नहीं होगा तो सामान नहीं बिकता है। तो हम बोले, सुनो ना, मुझे लोगों का वोट खरीदना है, ना अपना ईमान हमको बेचना है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सत्ता में पहुंच जाने की लड़ाई नहीं है। एक बार हमने शरकत से कलकत्ता में पूछा, जब हम लोग शुरू में मिले थे, भाई टीएमसी में क्यों नहीं हो? तो बोला कल को बीजेपी के साथ चला जाए तब। तो हम बोले तो था ही बीजेपी के साथ। 1998 में तृणमूल कांग्रेस का भाजपा के साथ अलायंस था। दीदी उस वक्त नहीं समझी थी कि यह मोदी क्या चीज है। ये ऐसा आदमी है कि इसको अगर आप अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाइएगा तो ये रास्ता देख लेगा, घर का सारा सामान देख लेगा और रात में आकर के सब समेट करके ले जाएगा। दीदी अलायंस की टीएमसी से, बीजेपी से, एक ही बात है। अलायंस किया, वो आ गया, देख लिया कौन कौन कहां कहां पैसा चुरा करके रखता है। एक तरफ दीदी, दूसरे तरफ ईडी। तो लोग दीदी का साथ छोड़ दिया और ईडी के दर से बीजेपी में शामिल हो गए। यही हुआ है ना। अब आप हमको बताइए, दीदी और ईडी के इस लड़ाई में
आपको नौकरी मिलेगी क्या? नहीं 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 नहीं। ट्राई करके देख लीजिएगा। दोनों नारा लगाइएगा। पेट्रोल पंप पे जाइएगा और पेट्रोल पंप का मीटर देखिएगा और उसको कहिएगा कि 1 लीटर पेट्रोल हमारे मोटरसाइकिल में डाल दीजिए। और जब वो तेल डालने लगे तो पहले भाजपा का नारा लगाइएगा, जय श्री राम। फिर टीएमसी का नारा लगाइएगा, जय सिया राम। दोनों नारा लगा करके चेक कर लीजिएगा कि पेट्रोल का दाम 100 से घट करके 50 पे आता है कि नहीं आता है। क्या अगर नारे में इतनी ताकत हो तो पेट्रोल का दाम घट जाना चाहिए। अगर तब भी ना घटे तो सामने ही हंसता हुआ नूरानी चेहरा होगा मोदी जी का। उनकी तरफ देख लीजिएगा और कहिएगा, 56 इंच के साहबजादे जरा अपनी नजर घुमाओ, इस मीटर की तरफ देखो और इसका दाम 100 से 50 करके दिखाओ, तब समझेंगे असल समस्या क्या है। इस बात को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। समस्या ये है कि हमारे जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल इश्यूज, उस पे हम लोग बात करना बंद कर दिए हैं। उस पे चुनाव होना बंद हो गया है, उस पे वोट होना बंद हो गया है और उस पे सरकार बननी बंद हो गई है। हमारे एक साथी कह रहे थे हेलीकॉप्टर की बात। हमारे पास हेलीकॉप्टर होता तो हम भी सामने वाले मैदान में हेलीकॉप्टर ही लेकर के आते। हमारे पास हेलीकॉप्टर क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। अगर हम हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हैं तो पहले हमको अपना ईमान बेचना पड़ेगा। हमको हेलीकॉप्टर से ज्यादा अपना ईमान प्यारा है, इसीलिए हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं है। तो सामने हेलीकॉप्टर उतरता है, उतरा था, उतरेगा और सड़क के इस किनारे हम लोग बैठे हुए हैं। ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। आप तय कर लीजिए कि आप किस ओर खड़ा होना चाहते हैं। आप तय कर लीजिए कि आपका चुनाव, आपका वोट, आपका अधिकार, आपका ये इस्तेमाल आप किस तरीके से करना चाहते हैं। आप तय कर लीजिए कि बंगाल की इस महान भूमि, जिसका स्वर्णिम इतिहास, और उस स्वर्णिम इतिहास में 1947 के वो काली स्याह रात जिसमें दंगे हुए, जो धरती ये गाती है, राम रहीमा कृष्ण करीमा ईश्वर अल्लाह मेरा है, उस धरती पर तलवारें क्यों निकली थी? आपस में एक गांव के लोग आधे इधर जाओ, लग रहा था जैसे शोले का पिक्चर चल रहा हो और असरानी जेलर हो, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। एक ही परिवार के आधे लोग उधर चले गए और आधे इधर रह गए। एक ही परिवार के लोग, गांव बीच से अचानक से बांट दिया गया। जिस नीम के पेड़ के डाल पर कभी झूला झूलते हुए सावन के गीत गाते थे, वो उस तरफ चला गया और झूला झूलने वाले इंसान, सजन इस तरफ सजनी उस तरफ। ये हुआ था कि नहीं हुआ था? वो विभाजनकारी चीज जिसका दर्द इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा झेला है तो एक बंगाल है, दूसरा पंजाब है। आप पंजाब जाकर के देख लीजिए, भाजपा को कोई पांव भी वहां रखने के लिए नहीं देने के लिए तैयार है। अभी कृषि कानून पेश किया गया, पंजाब के लोगों का इतना दबाव था कि मोदी जी की कृषि मंत्री को ही रिजाइन करना पड़ा। जो लोग अपनों को खोते हैं, जिन्होंने नफरत में जलते हुए घर और गांव देखे हैं, वो जानते हैं कि धर्म की राजनीति के नाम पर, धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाले लोग कितने खतरनाक होते हैं। ये इतिहास उनको याद है और वही इतिहास भाजपा बंगाल में आकर के दोहराना चाहती है। कह रही है जय श्री राम। अरे बोलिए ना भाई, कोई जय श्री राम बोले, कोई जय सिया राम बोले, लेकिन ये धरती खुद ही राम की थी, है और रहेगी। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। इस बात को आप याद रख लीजिएगा कि इस देश की आजादी को बचाने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल
और अशफाक उल्लाह खान ने एक साथ जान गंवाई थी, एक साथ शहादत दी थी। उस विरासत को यह जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश को हम लोगों को समझना पड़ेगा। और यह जो तमाम चीजें आपके इर्द गिर्द हो रहा है, उसके प्रति आपको प्रजा की तरह नहीं, एक नागरिक की तरह सोचना पड़ेगा। मन में आपके एक बार यह विचार आना चाहिए कि किसका पैसा है जो पानी की तरह चुनाव में बहाया जा रहा है। ये किसका पैसा है? आपको यह बात सोचना चाहिए कि जब तूफान आता है, अम्फन तूफान आया था ना, तब तो हेलीकॉप्टर लेकर के नहीं घूम रहे थे कैलाश विजयवर्गीय, घूम रहे थे क्या? जब लॉकडाउन में लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे थे, तब तो कोई नहीं खाना बांट रहा था। इस देश के भीतर जब आम लोग अपनी समस्याओं में जूझ रहे होते हैं, तब तो कोई नहीं आता है पूछने के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसके पक्ष में खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन एक बात आप हमको सोच करके बताइए कि कोई सरकार हो सकती है कि आपकी अपेक्षाओं पे खड़ी ना हुई हो सकता है कि किसी सरकार के प्रति आपके मन में शिकायत हो, लेकिन आप अपनी कमाई से शांति से अपने घर में जो खाना खाते हैं, कोई सरकार ऐसी चुन करके आए जो खाना भी ना दे, काम भी ना दे और आपका सुख चैन छीन ले, ऐसी सरकार को आप इस राज्य में लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते हैं, इसका विचार आपको करना पड़ेगा। और जिनको लगता है कि वाम फ्रंट का सरकार देख लिए, दीदी का सरकार देख लिए, एक बार भाजपा को भी देख लेते हैं, नया पार्टी है, फेयर एंड लवली है। पिछला वाला फेयर एंड लवली से मुंह गोरा नहीं हुआ था, तो अभी फेयर एंड लवली प्लस खरीद लेते हैं। कैसी बात है ये? मैं बिहार से आता हूँ, 2005 से भाजपा सरकार में है। क्या बदल गया है बिहार का, हमको जरा बताइए। कितना एम्स खुल गया है, कितना IIT खुल गया है, कितना जो है बहाली जो होती है नौजवानों की, SSC की बहाली कितनी रेगुलर हो गई है, कितने नए उद्योग खुले हैं, कितनी नई सड़कें बन गई है, कुछ नहीं। ये कहते हैं कि हमको मौका दीजिए, हम विकास का गंगा बहाएंगे। हाँ, बहा रहे हैं ना मध्य प्रदेश में विकास का गंगा। पूरे देश में तो आप ही की सरकार है ना, कहाँ है विकास की गंगा? हम भी विकास को ढूंढ रहे हैं। विकास वैसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग गायब होता है। मुझे बता दीजिए, ऐसा कौन सा चीज बीजेपी के आ जाने के बाद होगा जो पहले नहीं हो रहा था? ऐसी कौन सी बात हो जाएगी? ये बात आखिर बोला क्यों जा रहा है? इसके पीछे साजिश क्या है? इस साजिश को आप समझिए। वो आकर के ये बात नहीं करते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि हम बंगाल में विकास कैसे करेंगे, वो हम धर्म कैसे मानेंगे, हम पूजा कैसे करेंगे, हम उपासना कैसे करेंगे, इस पे आकर के ज्ञान देते हैं। सुनो, भगवान हमारे, भक्त हम उनके, तुम कौन हो बीच में भाई? हमको कौन भगवान का कैसे पूजा करना है, हमको सजदे में कैसे सर झुकाना है, ये तुम तय करोगे। सरकार का काम लोग धर्म को कैसे पालन करेंगे ये बताना थोड़ी होता है। सरकार का काम होता है कि हमने आपको वोट दिया है, आप हमको सुरक्षा दीजिए, आप हमको नौकरी दीजिए, आप हमको सड़क दीजिए, आप हमको बिजली दीजिए, आप हमको पानी दीजिए। सरकार का काम ये होता है ना। आजकल नया भाषण देना शुरू किए हैं, बोल रहे हैं कि जीत करके आएंगे तो नवन्ना से वापस जो है सेक्रेटेरिएट को राइटर बिल्डिंग में लेकर के जाएंगे, आप चांद पे लेके चले जाइए, मंगल ग्रह पे लेके चले जाइए। उससे क्या होगा? सेक्रेटेरिएट को आप नवन्ना ले जाएं कि राइटर ले जाएं, अगर उस सेक्रेटेरिएट में बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार की भर्तियां नहीं निकलती हैं, तो वो सेक्रेटेरिएट हमारे लिए कोई काम का नहीं है। हमको यह समझना पड़ेगा कि असली सवालों को गुमराह क्यों किया जाता है, क्यों भटकाया जाता है, और भटकाने के लिए बढ़िया बढ़िया कैमरा और बढ़िया बढ़िया गेटअप का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं पटना से आ रहा हूं,
एक पत्रकार ने हमको पूछा कि मोदी जी दाढ़ी बढ़ाए हैं, इसका क्या राज है। हम बोले सुनो, मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लें कि चूल कटवा लें कि उसको जो है ललका रंग से रंगवा लें कि हरियरका रंग से रंगवा लें, उससे हमको क्या लेना देना है। उनका दाढ़ी है, उनका बाल है, मन है तो बढ़ा लें, मन है तो कटा लें, इससे हमको क्या लेना देना है। तो आप उनकी दाढ़ी का बंगाल चुनाव पे कोई इम्पैक्ट देखते हैं कि नहीं देखते हैं। हम बोले भारी बुड़वक आदमी है जी, मैंने बंगाल के लोगों को इतना समझ नहीं है क्या, वो किसी का दाढ़ी देख करके वोट दे देगा। हम ऐसे ही उस पत्रकार को डांट रहे थे और हमको पता नहीं था कि इस गेटअप का सचमुच में कोई मतलब है। जब हम आए कलकत्ता एयरपोर्ट से बाहर निकले तो हर तरफ जो है मोदी जी अभिनय करते हुए नजर आए जैसे वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। हर पोस्टर पे जो है कहीं हाथ जोड़ के खड़ा है, कहीं आसमान में उंगली दिखा रहे हैं। तो हमको लगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे करके बंगाल चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो गए हैं क्या। हर जगह उनका फोटो दिख रहा था। तो हम पूछे उनको, तो जो है एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा महाराज शुभ शुभ बोलिए, शेरू दिल्ली में बैठा हुआ है तो उसको पालने के चक्कर में 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, उसको यहाँ बंगाल भेज दीजिएगा तो 150 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। और ऊपर से वो कोबरा अलग से आ गए हैं। माने मोटा भाई, ये जो नेता लोग हैं ऐसा लगता है जैसे चिड़िया खाना में रहता हो। कोई शेर बन रहा है, कोई कोबरा बन रहा है, और कोई सियार तो है ही रंगा हुआ। मैंने सियार रंगा हुआ इस तरीके से है कि शाम तक दीदी का आंचल पकड़े हुए था, नहीं दीदी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। रात में इनकम टैक्स से फोन आया और भोरे मोदी जी के दफ्तर में पहुंच गए। देखिए, एक बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पे है, पूरा देश आपको देख रहा है। और हम लोग तो बिहार के लोग हैं, अपने आप को जब भी गौरवान्वित करने का मन होता है तो कह देते हैं कि बिहार तो बंगाल का ही पार्ट था ना। आपके ऊपर हमसे ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी है। बिहार में हम लोग ले करके इस बार जो है ना ऑलमोस्ट हराने तक पहुंचा दिए थे। आप लोग जो है प्रबुद्ध लोग हैं, आपके पास जो है एक स्वर्णिम इतिहास है। हम उम्मीद करते हैं और हमारी तरह पूरा देश आपसे उम्मीद कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में इस देश के भीतर लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने वाली शक्तियों को सत्ता में नहीं आने दिया जाए। ये संकल्प आप तमाम लोगों को लेना पड़ेगा। बोलिए, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? मन से नहीं बोल रहे हैं, पक्का एकदम। लेकिन जब आप वोट देने जाइएगा ना तो मन में एक दुविधा रहेगी। हम बता देते हैं आपको, जब हम जेएनयू में चुनाव लड़ रहे थे तो हम जिसको भी वोट मांगते थे ना तो बोला भाषण बहुत अच्छा था, आदमी भी तुम बहुत अच्छा हो, लेकिन वोट तुमको दे देंगे ना तो एबीवीपी जीत जाएगा। एक बार सुने, 2 बार सुने, 5 बार सुने, 10 बार सुने, तब हम बोले अच्छा सुनो, एक आदमी जब बोला ना कि वोट तुमको देंगे ना तो एबीवीपी जीत जाएगा, तो हम कहे सुनो, वोट हमको दोगे तो एबीवीपी कैसे जीत जाएगा। सैकत को भी ये बात सुनने को मिलता होगा, लोग पक्का कहता होगा देखो तुम हो तो नौजवान, जोश भी है तुम्हारे अंदर। और इस बिकने के जमाने में जब सब कुछ बिक रहा हो, रेलवे बिक रहा हो, LIC बिक रहा हो, बैंक बिक रहा हो, डाक खाना बिक रहा हो, जब सब कुछ बिक रहा हो, उस जमाने में ईमान को नहीं बेचने देना ये सबसे बड़ी बात होती है। इसका ईमान ऑन सेल नहीं है। इस जमाने में ये लाल झंडा पकड़ करके जहां बड़ी मुश्किल से जो है जगह मिलती है, बहुत बहुत धन्यवाद बंगाल पार्टी को कि आपने नौजवानों को मौका दिया है। इसके लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं। मौका मिला है और ये लड़ रहा है। कई जगह इसको जाकर के लोग यही कहते हैं कि नौजवान हो, ईमानदार हो, बढ़िया बोलते हो,
लेकिन वोट देते हुए घबराहट होती है कहीं भाजपा न जीत जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये मेरे साथ 2 बार हुआ है। एक बार जब हम जेएनयू के चुनाव लड़ रहे थे तब लोग यही कहता था कि तुम्हारा भाषण बहुत अच्छा है, लड़ते भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एबीवीपी जीत जाएगा। तो हम बोले सुनो, वोट दोगे हमको तो जीत भाजपा कैसे जाएगा भाई? ये बात हमारे दिमाग में डाल दी गई है कि हम नागरिक नहीं हैं। वो टीवी पे मार मुंह में स्नो पाउडर लगा करके शाम को जो आता है ब्रेकिंग न्यूज, लगता है सारा ज्ञान उसी के पास है। हम लोग तो कुछ नहीं है, सारा सरकार बना वही लोग रहा है, गिना वही लोग रहा है, तो हम लोग क्या हैं? हमारे दिमाग में यह बात बिठा दी गई है कि हम नागरिक नहीं है, प्रजा हैं। वो लोग जो टीवी में तय कर देंगे वही होगा, ऐसा नहीं होता है। हम सबको जब यही कहना शुरू किए कि एक एक को कि वोट दोगे हमको तो जीत एबीवीपी कैसे जाएगा, वोट दीजिएगा जब आप हमको तो जीत बीजेपी कैसे जाएगा, मन में ये दुविधा नहीं रखिएगा। भाजपा को अगर हराना है तो भाजपा को हराने का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसको हरा कौन रहा है, जो टीवी आपको बता रहा है, उसको वोट दे देने से भाजपा नहीं हारेगी। यह बात अपने दिमाग में आप डाल लीजिए, क्योंकि भाजपा सिर्फ चुनाव में खड़ा होने वाली एक पार्टी नहीं है, बल्कि इस देश में विभाजन के कगार पर वो स्थिति पैदा करने वाली विचारधारा है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर उस विचारधारा को आप हराना चाहते हैं तो आपको ऐसे व्यक्ति का भी चुनाव करना पड़ेगा जो मर जाए, कट जाए, जेल में बंद हो जाए, सूली पर चढ़ जाए, लेकिन भाजपा के सामने झुकेगा नहीं, भाजपा के सामने बिकेगा नहीं। इस बात को भी आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। और मैं, शाम का वक्त है, शैतान का नाम बार बार नहीं लेना चाहता हूं, बस इतना कहना चाहता हूं कि किस पार्टी का लोग कहां जाकर के बिक रहा है, इसके बारे में आपको मालूम है। एक दूगो इधर से भी उधर गए हैं, एक दूगो इधर से भी उधर गए हैं, तो मैंने एक कॉमरेड को पूछा जो कभी कॉमरेड हुआ करते थे और हमको मार्क्स लेनिन पे ज्ञान दिया करते थे। उसको हमने पूछा कि क्यों जी, ऐसा क्यों किए, तुमने अपनी विचारधारा और अपने ईमान से गद्दारी क्यों की? तो बोला टीएमसी को शिक्षा देना चाहते थे। बांग्ला में शिक्षा देना ही बोलते हैं ना, सबक सिखाने को। बोला टीएमसी को शिक्षा देना चाहते थे। हम बोले बड़ा कमाल बात है, टीएमसी को शिक्षा देने के लिए तुम बीजेपी में चले गए, लेफ्ट में रहते हम दोनों को बढ़िया से शिक्षा दे देते। जो लोग इस लड़ाई को छोड़ करके भागते हैं, वैसे लोगों के समर्थन में मैं आपके बीच बात रखने के लिए नहीं आया हूं। मैं वैसे लोगों के समर्थन में आपके बीच में बात रखने के लिए आया हूं कि हमारी लड़ाई चुनाव तक सीमित नहीं है। हमारी लड़ाई इस देश को अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल के सपनों का भारत बनाने का लड़ाई है। इस बात को याद रखिएगा। हमारी लड़ाई राम के नाम पर नाथूराम की जो ये सत्ता स्थापित करते हैं, उनके खिलाफ खुदीराम बोस का देश बनाने का लड़ाई है। इस बात को आप याद रखिएगा। ये धरती, ये मिदनापुर की धरती है, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर और खुदीराम बोस की धरती है। ये वो धरती है जहां संस्कृति आपस में मिलती है, कारोबार आपस में मिलते हैं, पैसे आपस में मिलते हैं। हर बदलाव की लड़ाई, हर विप्लव की शुरुआत मिदनापुर की इस धरती से हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली 27 तारीख को विप्लव का यह आगाज सैकत के रूप में आप लोग जरूर करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ, इसी अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और यह उम्मीद लेकर के वापस जाऊंगा कि जब 2 तारीख को रिजल्ट आएगी तो यह बात सुन करके हमारा मन गौरव से फल फूल जाना चाहिए कि मिर्जा गालिब ने ठीक कहा है, ये बंगाल की धरती है। ये 100 साल पीछे भी सोचते हैं, ये 100 साल आगे भी सोचते हैं। 100 साल इस देश का भविष्य क्या होगा, ये मुस्तकबिल आपके हाथ में है। ये मुस्तकबिल आपको तय करना होगा। बोलिए, मुस्तकबिल तय करेंगे कि नहीं करेंगे? इस देश को बांटने वाली शक्तियों को हराएंगे कि नहीं हराएंगे?
और जब वोट करेंगे तो रोजी रोजगार के लिए करेंगे, अपने आत्मसम्मान के लिए करेंगे, अच्छी सड़क, अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करेंगे। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।